इस रिवीजन में आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत अभी तक हमने जियोलॉजी वाला पार्ट जितना हो पाया उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और उससे प्रीलिम्स के सवाल आने की अब बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, चाहे वो कोई सी एग्ज़ाम हो। इसके अंतर्गत अब हम यदि आगे बढ़ें तो इसमें जलवायु विज्ञान को लेंगे, क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी सबसे फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से पूरी सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा सवाल और बहुत बड़ा भी पार्ट है ये, तो इसको हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले जलवायु विज्ञान समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश देशांतर का क्या महत्व होता है, ये चीज़ है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब ये पूरी ग्लोब है, हमें पता है हमारी पृथ्वी का आकार है जो एक तरह से वैसे लद्वक्ष गोलाब बोलते हैं वैसे तो उसको, कि लद्वक्ष गोलाब नाम का आकार है जो एक तरह से गोले जैसे, पूर्णतः गोले नहीं चपटी आकार की है, ठीक है ना। तो ये पूर्णतः गोली भी नहीं है लेकिन मतलब पूर्णतः गोला भी नहीं, गोल भी नहीं है इसका आकार। तो इसका आकार अगर लद्वक्ष गोलाब बोलते हैं, एग्जैक्ट इसके आकार को बोलते हैं, तो ये शब्द ज़्यादा एग्जैक्ट होता है इसमें, लद्वक्ष गोलाब इसका आकार है। तो पृथ्वी पे दो चीज़ें पाई जाती हैं। ये पृथ्वी पर जो मुख्य रूप से पृथ्वी के केंद्र में, जैसे ये मान लो पृथ्वी का केंद्र हो गया, उसमें विषुवत रेखा है, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा से को आधार मानकर, विषुवत रेखा को आधार मानकर उत्तर और दक्षिण में कोणीय दूरी खींची जाती है, उसे अक्षांश बोलते हैं। जैसे ये विषुवत रेखा होगी, अगर मैं इधर जाऊँ उत्तर में तो ये कितना कोण होगी, जैसे मान लें ये इनके कोण 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ऐसे 3 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, ये अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा से आधार, विषुवत रेखा को बेस मान करके मापी गई है। सामान्यतः इनकी दिशा है वो इधर होती है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम होती है, ये होती है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हैं ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, और दो अक्षांशों के जो बीच का ये जगह होती है, दो अक्षांशों के बीच की जगह, इसको कटिबंध बोलते हैं। दो अक्षांशों के बीच की जो जगह होती है उसको कटिबंध बोलते हैं। और अक्षांश रेखाओं को दर्शाते टाइम हम यूज करते हैं, क्योंकि दो ये 0 डिग्री है और इसके उत्तर में जाओगे उत्तरी अक्षांश आएंगे, दक्षिण में जाओगे दक्षिणी अक्षांश होंगे, और ये ध्रुव होते हैं, और ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो विषुवत रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। और इनकी जो कोणीय अक्षांश रेखा है उनको नाम दिया गया। अब अक्षांश रेखा है तो देखो 15 डिग्री दक्षिण में होगी और 15 डिग्री उत्तर में होगी, लेकिन दक्षिण वाली को बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश 15 डिग्री, ठीक है। उत्तर वाली को बोलेंगे 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अर्थात अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर स्थित वे काल्पनिक रेखाएं होती है जिनकी दिशा है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब होती है। और ये ध्यान रखना, ये वृत्तीय रेखाएं होती है। वृत्तीय रेखाएं कैसे होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, अगर हम देखें यहाँ तो ये अक्षांश रेखा है इसमें, ये अक्षांश रेखा हो गई जैसे इसमें, तो ये हो गई अक्षांश रेखा। ये तो अक्षांश रेखा है, तो जो हमारी पृथ्वी है पूरी वो गोल है, तो अक्षांश रेखा यूँ होती है, इसके चारों, ये अक्षांश रेखा है, अर्थात वृत्तीय मार्ग में होती है। जैसे 0 डिग्री है या विषुवत रेखा है, फिर विषुवत रेखा यूँ होगी, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री यूँ होगी। तो इस तरीके से अपन को मैप में ये इस नक्शे में जरूर दिखती है एक साइड से, लेकिन एक साइड नहीं होती, पूरी पृथ्वी के चक्कर होती है। जैसे देख रही होगी आपको इसमें ये अक्षांश रेखा है, देखो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या है, ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है बराबर होती है, कोणीय दूरी ये बिल्कुल समांतर होती है, कभी मिलती नहीं है अक्षांश रेखाएं, इसलिए। और अक्षांश रेखाएं किसी क्षेत्र पर सूर्य के पड़ने वाले जो तापमान है उसके प्रभाव को पूरी तरह प्रभावित करती है, क्योंकि ये तापमान, जैसे अगर आप जाओगे विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा की अगर मैं बात करूँ तो विषुवत रेखा पर क्या होगा, जैसे विषुवत रेखा है, तो अगर विषुवत रेखा की मैं बात करूँ तो विषुवत रेखा पर सूर्य का तापमान है वो क्या होगा, सीधा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे आप इसमें देख रहा होगा ये है जैसे विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा देखिए इक्वेटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य का तापमान है वो सीधा पड़ता है, जैसे जैसे आप जाओगे तो उत्तर और दक्षिण जाते जाते सूर्य का तापमान तिरछापन होने लग जाता है। तो सूर्य के तापमान को या सूर्य ताप को प्रभावित करने में अक्षांश रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अक्षांश रेखाएं हैं, उनके आधार पर सूर्य ताप का मतलब कहाँ कितना तापमान है उसको डिसाइड करती है, और वो इनकी अक्षांश स्थिति के आधार पर डिसाइड होता है। इसके अलावा अब आते हैं हम किस पे, देशांतर रेखाओं पर। तो देशांतर रेखाएं है, देशांतर रेखाओं की मैं बात करूँ तो देशांतर रेखाएं भी ग्लोब पर स्थित एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ती है।
तो एक सरल रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है उसको जोड़ती है, उसको बोलते हैं देशांतर। अब हमने अभी देखा अक्षांश। अक्षांशों में हम जो शब्द यूज करते हैं वो करते हैं उत्तर से उत्तरी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश, क्योंकि ये होता है अक्षांश, ये हो गया, ये होती है अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। अब 0 से उत्तर की ओर है इनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, और 0 से दक्षिण की ओर है इनको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। जबकि जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या करती है, मान लो एक ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, तो इसको जोड़ने का काम करेगी। जैसे एक ये हो गई, एक हो गई, फिर इनको जोड़ने का काम करेंगे, ये क्या हो गई, इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। और इनको नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, तो इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा है, और इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। तो इनको देशांतर रेखाओं को पूर्वी और पश्चिमी भाग से डिसाइड करते हैं। तो देशांतर रेखाएं ये मुख्य रूप से समय के मानक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम समय का मानक है वो इसी से डिसाइड करते हैं, और समय के मानक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक चीज़ और, अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये देख रहे थे। तो अभी मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं हैं वो मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और वो तापमान को डिसाइड करती है अक्षांश, और ये इनको हम उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश के नाम से जानते हैं। जबकि जो देशांतर रेखा है वो दोनों गोलार्धों को, मतलब दोनों गोलार्ध उनको दोनों ध्रुवों को जोड़ने का काम करती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, मतलब कहीं पर जाकर के मिलती नहीं है। जबकि देशांतर रेखाएं हैं वो 0 डिग्री उत्तरी 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या दक्षिण साउथ पोल हो, उन पे जाकर के वो मिल जाती है। जैसे ये मिली हुई है, इसमें आप देखा होगा ये 90 डिग्री साउथ नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये देखो ये देशांतर रेखा है, ये मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये देशांतर है, इसलिए देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। और अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर देखें हम, तो आपको पता है अक्षांश रेखाओं में ये 0 डिग्री हो गई एक रेखा, तो और 90 हो गई नीचे और 90 हो गई ऊपर, यानी कि 181। 90 180 और प्लस एक इक्वेटर जो दोनों में कॉमन है, इस आधार पर अक्षांश रेखाएं हैं वो 181 होती है। जबकि देशांतर रेखाएं देखें हम, तो देशांतर रेखाएं आप देखोगे तो देशांतर रेखाएं अगर मैं आपको बताऊं तो देशांतर रेखाएं ये है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये हो गई 0 पर हो गई, और 180 ये हो जाएंगी, इस सहित है 180 है और इस सहित 180 है। इस आधार पर टोटल कितनी हो जाती है 360। तो ये देशांतर रेखाएं होगी। देशांतर रेखाएं हैं उनको हम बेस मान करके हमने क्या माना, समय का निर्धारण किया, और समय का निर्धारण किया जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो जो 0 डिग्री जो रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसमें आप देख सकते हो जो इंग्लैंड से, जो ग्रीनविच रेखा के रूप से इसको जानते हैं, वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। जैसे इस मैप में आपको मैं बताता हूँ, तो ये जैसे 0 डिग्री हो गई है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री है वो ये हो गई, ये 0 डिग्री रेखा है जो यहाँ होकर गुजर रही है। इसको दुनिया में समय मानक के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये समय का मानक करती है, और यहाँ ऐसे माना गया है कि ये 0 डिग्री है, ये दिन के 12 बजे के टाइम का डिसाइड करती है, दिन के 12 बजे। अगर यहाँ कोई यहाँ पर होगा तो दिन का 12 बजे माना जाएगा। इसके बाद इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर पूरब की ओर, तो टाइम है वो प्लस में होता जाएगा, और इधर माइनस, जो पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम है वो माइनस में हो जाएगा। 4 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब आपको पता है आपको पता है एक साइकिल हो जाता है ये इधर और इधर 180 का, तो 360 अक्षांश रेखाएं हैं, उनका वो 24 घंटे में टाइमिंग का डिसाइड करती है। 24 घंटे की टाइमिंग का डिसाइड करते 360 अक्षांश रेखाएं। कैसे, 180 इधर की और 180 इधर की, ये 12 घंटे करती है, 12 घंटे में करती है। और इस आधार पर अगर देखें हम तो एक अक्षांश रेखा है कितने 4 मिनट टाइम का डिसाइड करेगी। अर्थात इस 0 डिग्री से इधर की ओर जाएंगे एक एक अक्षांश, तो हर अक्षांश 4 मिनट प्लस करता जाएगा टाइम में, और इधर की ओर जाएंगे तो हर अक्षांश टाइमिंग में माइनस करता जाएगा 4 मिनट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लें यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश 12 बज रही है, दिन की 12, और अगर मुझे जाना है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 बराबर होगा 120 मिनट। तो 120 मिनट का मतलब क्या है, 120 मिनट का 2 घंटे। अर्थात इधर पूर्वी देशांतर में 30 डिग्री देशांतर पर उस टाइम 2 बज रही होंगी दिन की। अगर 0 डिग्री अक्षांश पर दिन की 12 बज रही है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन की 2 बज रही होंगी। इस तरीके से टाइम है उसका मानक डिसाइड किया जाता है, और हर देश अपना टाइम जोन डिसाइड करता है। अगर ध्यान रखना, टाइम जोन किसी देश में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, वो उसकी जो पूरब से और पश्चिम की उसके विस्तार को बताएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको इसमें देता हूँ।
अगर मान लें किसी देश का ये विस्तार ज़्यादा है पूरब से पश्चिम, तो इसके लिए देशांतर रेखाएं बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, अगर मान लें एक देशांतर रेखा ये है, ये गुजर रही मतलब 100, ये मान लें ये देशांतर रेखा है किसी देश में जो 0 से गुजर रही है, और इधर वाली गुजर रही है मान लें 100 से, तो इन दोनों के बीच में, इसके पूर्वी पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में अगर देखोगे तो टाइम का अंतर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसको अलग अलग टाइम मानक डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अब 0 तो मान लें यहाँ 12 बज रही है, दिन की 12 बज रही है, तो 100 पर जाकर के 200 मिनट, 100 अक्षांश से पूर्वी देशांतर में, तो 200 मिनट एडवांस हो जाएंगी। तो 200 मिनट एडवांस मतलब है इधर यहाँ पर 3 घंटे और कुछ 20 मिनट, यानी कि यहाँ पर 3 बज रहे होंगे उस टाइम। तो इतना टाइम का अंतर हो जाएगा। इसलिए अगर किसी देश का देशांतरी विस्तार ज़्यादा है तो वहाँ एक से ज़्यादा टाइम जोन भी हो सकते हैं। जैसे रूस में, अगर आपको रूस को देखा हूँ तो ये आपको रूस का मैप दिख रहा होगा, इसमें ये रूस का मैप है। अब रूस का मैप अगर आप देखोगे तो रूस का इधर हो गया कम से कम 180 तक, ठीक है ना, इधर रूस का हो गया विस्तार वो 180 तक, और इधर देखोगे कम से कम में 30-40 तक हो जाएगा। अब रूस के पूर्वी और पश्चिमी अगर देशांतर स्तरीय में देखें तो रूस का पूर्वी पश्चिमी विस्तार इतना ज़्यादा है कि इसका देशांतरीय विस्तार कम से कम 130 डिग्री हो जाता है। और 130 का मतलब है आपको पता है 300 मिनट। अगर रूस के इस वाले हिस्से में मान लें 12 बज रही है तो रूस का ये पश्चिमी हिस्सा, रूस का ये वाला हिस्सा पूर्वी हिस्सा, वो 300 मिनट आगे का टाइम दिखाएगा। इसलिए रूस ने अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम जोन डिसाइड कर रखे हैं, क्योंकि रूस का विस्तार पूरब से पश्चिम ज़्यादा है। तो किसी देश का अगर विस्तार पूरब से पश्चिम ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो देश एक से ज़्यादा टाइम जोन डिसाइड कर सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ अमेरिका ने कर रखे हैं, कनाडा ने कर रखे हैं, ये रशिया ने कर रखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रशिया का एक से ज़्यादा बड़ा बहुत विस्तार है पूरब से पश्चिम। भारत का ज़्यादा नहीं है, लेकिन भारत की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे जैसे भारत का ये पश्चिम हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, अगर यहाँ आप देखोगे तो पश्चिम हिस्सा भारत का लगभग, अगर देशांतर विस्तार देखो तो 68 डिग्री ईस्ट में आता है भारत। देखो ये हो गया, आपको पता है ये हो गया, इधर भारत ईस्ट हो गया, तो भारत है 68 डिग्री ईस्ट में आता है देशांतर में, जबकि भारत के अरुणाचल प्रदेश है ये 97 डिग्री ईस्ट में आता है, लगभग बता रहा हूँ मैं। तो इस आधार पर भारत के देशांतर विस्तार कितना हो जाता है, लगभग 30 डिग्री भारत में भी देशांतर विस्तार है। इसका मतलब भारत में कितने, इसको 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का मार्जिन कर देती है, तो 30 डिग्री कितने करेगा, 2 घंटे का। तो भारत के पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में जो टाइम का अंतर है वो 2 घंटे हो जाता है। इसलिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्य उगता है और 2 घंटे पहले छुप जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद उगता है और 2 घंटे बाद छुपता है। तो इसलिए भारत में भी 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि भारत में भी टाइम जोन है वो चेंज किया जाए, एक एडिशनल टाइम जोन और जोड़ा जाए। लेकिन अभी भारत में आपको पता है टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री है ना, 82.5 डिग्री है वो भारत का टाइम जोन है जो इलाहाबाद से होकर के निकलता है, ठीक है ना। और 82.5 डिग्री, अब देखो भारत का टाइम जोन 82.5 डिग्री है, ठीक है ना, 82.5 डिग्री भारत के अंदर ईस्ट में। अगर मान लें लंदन में, मतलब मान लें 0 डिग्री अक्षांश पर अगर मान लें 12 बज रही है, मैं मान लेता हूँ रात की 12 बज रही है, नाइट की 12 बज रही है। अब नाइट की 12 बजे भारत में, अगर उस टाइम भारत में क्या टाइम होगा, तो भारत कितने डिग्री आ गए, 82.5 डिग्री आ गए, ठीक है ना। तो भारत 82.5 डिग्री आ गए। इसका मतलब ये है कि भारत कितना होगा, 82.5 को आप अगर 4 मिनट से गुणा करोगे तो लगभग टोटल मिलेगा आपको 5 घंटा और 30 मिनट। तो भारत और लंदन के टाइम में 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर होगा, अर्थात भारत में मॉर्निंग की 12:30 हो रही होगी उस टाइम। इस तरीके से हम टाइम जोन का डिसाइड करते हैं, टाइम का या देशांतर रेखाएं टाइम का डिसाइड करने में भूमिका आती है। अब देखो ये आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री 180 जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 180 पूर्वी देशांतर, या यही कॉमन होती है 180 पश्चिमी देशांतर कहला जाती है। ये दोनों देशा 180 डिग्री है, इसमें कॉमन होती है। 180 डिग्री इधर भी हो गई और 180 है, तो ये दोनों की कॉमन होगी। आप देखोगे तो पृथ्वी गोल है, तो आपको पता है ये वाला हिस्सा है वो एरिया, ठीक है। तो ये 180 डिग्री वाली जो रेखा है ये दिन का मानक कर देती है। कैसे मानक करती है दिन का, क्योंकि आप हमारे यहाँ आपको पता है जैसे मान लो ये 12 बज रहे दिन के 0 डिग्री पर, ये 12 बज रहे दिन के, ठीक है ना। अब 0 डिग्री पे 12 बज रहे दिन के, तो अगर आप जाओगे मान लो इधर की साइड, इधर पूर्व की साइड, तो प्लस में होते जाओगे, और अगर पश्चिम की साइड जाओगे तो माइनस में होते जाएंगे। अब पश्चिम की साइड 180 डिग्री जाओगे तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो -12 घंटे, ठीक है ना। और पूर्व की ओर जाओगे तो -12 +12 घंटे, ठीक है। अगर मान लेता है कि 10 सितंबर को यहाँ पर 12 बज रहा है, कहाँ पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, तो इस 180 डिग्री पर उस टाइम रात की 12 बजेगी 10 सितंबर, यानी कि अब रात की 12 बज रही है यहाँ पर, यानी कि रात की 12 मतलब है कि 10 सितंबर की रात की 11:59 हो रही है इसमें। अब जैसे ही आप इधर की ओर जाओगे, देखो दोबारा एक बार इसको देखना, इसमें आपको पता है कि 100 मतलब उसका अंतर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि ये वाला जो है ये 180 डिग्री है, दिन का मानक कर देते हैं, दिन चेंज हो जाता है यहाँ से, क्योंकि ये हो गया दिन की, मैं दोबारा एकदम इसमें दिन का हो गया, ये हो गया जैसे
10 सितंबर की बोल रहा हूँ मैं, 10 सितंबर है और ये दिन की हो गई मान लें 12 बज रही है 0 डिग्री अक्षांश में। तो यहाँ पर 10 सितंबर की मान लें ऐसे 180 पे पहुँचूंगा तो 10 सितंबर की रात की 12 बजकर मतलब 11 बजकर मान लें 59 मिनट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये हो गई, तो यहाँ पर इतना अंतर हो जाएगा, रात की 11 बजकर 59 मिनट, यानी कि अब जैसे ही थोड़ा सी 180 पर जा करके रात की 12 बज जाएगी, इसका मतलब डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ 11 सितंबर हो जाएगा रात की इस 180 पे। अब देखो ये 180 इधर की टाइम अगर ले जाऊँगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ 10 बजे दिन के, यहाँ रात के 10 बजेंगे, लेकिन यहाँ वाले रात के 10 है, ये 10 तारीख की रात के 10 है, मतलब जो 9 तारीख की रात का 10 हुआ वो है, 9 तारीख को जो रात का 12 बजेगा वो होगा यहाँ, और यहाँ 10 तारीख को जो रात का 12 होगा वो यहाँ होगा। इस आधार पर ये दिन का चेंज कर देते, एक दिन का अंतर जाता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि इस रेखा के इधर तो 10 तारीख है और इस रेखा के इधर 9 तारीख है, तो इस आधार पर ये दिन का मानक चेंज कर देती है। 180 डिग्री है जो ये गुजरती है प्रशांत महासागर मुँह करके, ये टाइम डेट का डिसाइड करती है, इसलिए ये सीधी रेखा में नहीं जाती, क्योंकि अलग अलग देश अपने डेट को अलग चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, आप अगर देखोगे तो ऐसे जाएगी, जैसे रूस, अलग अलग देशों ने इसको ऐसे विभाजित कर रखा है ताकि उस देश का एक पार्ट में आ जाए, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेशन ना हो दिनों का, इसलिए। तो ये 180 जो डिग्री है ये पूरे दिन का डिसाइड चेंज कर देती है, इसलिए। और 0 डिग्री वो टाइम को बता देती है, और 12 इधर जाएंगे तो प्लस और इधर जाएंगे तो माइनस। जितने डिग्री अक्षांश इधर पूर्व में जाएंगे तो प्लस में होते जाएंगे पर डिग्री 4 मिनट, और पश्चिम में जाएंगे तो पर डिग्री 4 मिनट में माइनस होते जाएंगे। तो ये है अक्षांश और देशांतर रेखाओं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। इसके बाद आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद जो सबसे चीज़ें हैं, इसके बाद हम देखें तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत 2 शब्द आपको डिफाइन कर देते हैं, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। मौसम क्या होता है, वायुमंडल में, वायुमंडल है उसकी अल्पकालिक दशा होती है। जैसे आप देखो एक दिन में कितनी टाइम मौसम बदल जाता है, कभी धूप पड़ रही है अचानक बरसात हो जाएगी उसी टाइम, है ना, तो मौसम होता है ये, तो मौसम अल्पकालीन होता है। जैसे आप कह सकते हैं यार बरसात का मौसम है, तो अभी कह सकते हैं साफ मौसम है, ठीक है, तो मौसम घंटे मिनट में भी चेंज हो जाता है, आपको पता है। और जलवायु जो किसी क्षेत्र में एवरेज 30 से 35 वर्षों तक अगर मौसम एक जैसा रहेगा, जैसे बरसात का मौसम एक समावधि का, तापमान का मौसम काफ़ी दिन तक उसमें मतलब उस ड्यूरेशन में ऐसा ही तापमान पड़ता है, उस ड्यूरेशन में ऐसी ही बरसात होती है, तो वहाँ एक स्पेशल प्रकार की जलवायु बन जाएगी। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ पर स्पेशल प्रकार की, वहाँ निश्चित रूप से डेली बरसात होती है, वहाँ पर तापमान दोपहर पहले अच्छा खासा पड़ता है, तो वहाँ निश्चित हो गया, डिफाइन हो गया उस क्षेत्र में, और लॉन्ग टाइम से यही है, तो वो हो गया जलवायु। तो मौसम अल्पकालीन होता है, अल्पकालीन जो वायुमंडलीय स्थिति को दिखाता है, जबकि जलवायु वो दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम के लिए वायु की स्थिति को दिखाती है। अब हम सबसे पहले वायुमंडल को देखते हैं। तो वायुमंडल के अंतर्गत वायु का संगठन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वायु के संगठन में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वायु का संगठन 3 पदार्थों से मिलकर बना है, गैस और ठोस और ये द्रव, जलवाष्प हो गया द्रव। गैस के अंतर्गत आपको पता है मुख्य गैसें पाई जाती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिनोन, क्रिप्टॉन, ये गौण गैस है, ये गौण गैस है जो ये पाई जाती है जो। और आपको इसमें देखोगे कि नाइट्रोजन गैस है वो आपको पता है, एक तो नाइट्रोजन गैस है वो आपको पता है पेड़ पौधा मृदा के उपजाऊ में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ मानव के श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण होती है। ऑर्गन एक निष्क्रिय गैस है, इसका कोई यूज नहीं आता, निष्क्रिय रहती है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती। और जो CO2 है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती है या वो गैसों का संगठन होता है जो सूर्य से आने वाली स्मॉल वेवों को तो आने देते हैं, स्मॉल वेव यानी कि लघु तरंगों को तो आने देते हैं, लेकिन जब ये स्मॉल वेव आती है तो इसके बाद रिवर्स होकर के लॉन्ग वेव में कन्वर्ट होकर के वापस जाती है, तो उनको जाने नहीं देते। इस आधार पर एक चीज़ बताता हूँ, पृथ्वी गर्म इसलिए नहीं होती है कि सूर्य का तापमान डायरेक्ट आ रहा है उससे, पृथ्वी गर्म होती है जो टकरा करके वापस तापमान जाता है रिवर्स होकर के वायुमंडल में, उससे पृथ्वी गर्म होती हुई चली जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पृथ्वी के निचली परत पर मतलब पृथ्वी के धरातल पर ज़्यादा तापमान होगा, ऊंचाई बढ़ते बढ़ते तापमान घटता जाएगा। उसका रीज़न ये है कि पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती जाती है, और पृथ्वी को गर्म करने के लिए सूर्य की लघु तरंग नहीं बल्कि दीर्घ तरंग है उसको गर्म करती है। तो ये दीर्घ तरंगों को जाने नहीं देगा, लघु तरंगों को आने देगा, तो इस तरीके से सूर्य का जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बना रहता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब भाई नियम से अनुसार अगर वायुमंडल के तापमान का बैलेंस रखना है तो जितना आता है एक टाइम के बाद उतना रिवर्स हो जाना चाहिए।
लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा है तो आने ज़्यादा देगी, जाने नहीं देगी। इससे क्या है कि उसका पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, और ग्लोबल वार्मिंग जो हम वैश्विक तापमान की बात करते हैं वो ग्रीन हाउस गैस ही उसको बढ़ावा दे देती है। क्यों? क्योंकि ये जो दीर्घ तरंगें जाती है रिवर्स होकर के, जो रिफ्लेक्ट होकर के जाती है पृथ्वी से, जो पृथ्वी को गर्म करते हुए जाती है, अगर इनको कोई रोकेगा नहीं तो डायरेक्ट चली जाएंगी, वायुमंडल गर्म नहीं होगा। लेकिन चूंकि इनको क्या होगा कि वो गर्म, मतलब इनको क्या होगा कि वो रोक लेंगी, कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। इसलिए इस प्रकार जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है। इसको हम आगे और एक बार जब प्रकाश की चीज़ें आएंगी तो वहाँ भी एक बार इसको देखने को मिलेगा। और इसके बाद इसमें आपको पता है जलवाष्प पाया जाता है, जलवाष्प है वो पाया जाता है। और जलवाष्प के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, जलवाष्प कहाँ कहाँ पर कम ज़्यादा पाया जाता है। और ठोस पदार्थों में इसमें कुछ आर्द्रता ग्रही और कुछ गैर आर्द्रता। आर्द्रता ग्रही वो पदार्थ होते हैं जो आर्द्रता ले लेते हैं, उनमें आर्द्रता स्टोर हो सकती है, और गैर आर्द्रता ही जिनमें आर्द्रता स्टोर नहीं होती, जैसे रेत, जरकन जैसे जो हवा में पाए जाते हैं, या नमक और राख है, ये आर्द्रता ग्रही होते हैं, इनमें जो जल है वो स्टोर हो सकता है। तो यही है वायुमंडल का ध्यान रखना। पृथ्वी पे वायुमंडल का पाए जाने का मेन कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मंडल जो है वो वायुमंडल को अपने संघनित करके रखता है। तो वायुमंडल की उपस्थिति का प्रमुख कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। इसलिए ध्यान रखना, जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊपर की ओर जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो ऊंचाई पे जाते टाइम ध्यान रखना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होता जाएगा पृथ्वी का, और इसलिए जो वायुमंडल है विरल होता चला जाएगा। तो ऊपर जाने पर वायुमंडल है विरल होता जाता है, जबकि नीचे आने पर वायुमंडल सघन होता जाता है, जिसका कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायु के संगठन को खींच के रखता है, तो वो इंटेंसिटी में आ जाती है। जबकि ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, तो इससे क्या है कि उसमें विरलता ज़्यादा आती है। ये हो गई। फिर वायुमंडल में तीनों गैसों का ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि क्या क्या पाई जाती है, कि आप इसको देख लेना। जो मैंने कहानी बताई वही है। जलवाष्प की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जलवाष्प वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करता है, उसी की तरह ही व्यवहार करता है, ग्रीन हाउस गैस की तरह ही व्यवहार करता है। और ध्यान रखना, इसकी अत्यंत नमी वाले क्षेत्रों में मैक्सिमम 5% तक जलवाष्प पाया जाता है, जबकि जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर जल की आपको पता है बहुत कमी रहती है, इसलिए जलवाष्प वहाँ बहुत कम, 1% से भी कम पाया जाता है। क्योंकि जलवाष्प कहाँ पाया जाएगा? जहाँ जल की उपस्थिति होनी चाहिए, आर्द्रता भी होनी चाहिए, और जहाँ पर आर्द्रता और ग्रहण तापमान भी होना चाहिए। और जहाँ पर तापमान नहीं होगा, आर्द्रता नहीं होगी, या वर्षा मतलब जल नहीं होगा, तो वहाँ जलवाष्प कम पाया जाएगा। तो अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा कम होगी। और वो बता दी। इसके बाद अगर देखें वायुमंडल के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, तो वायुमंडल को, उसकी संरचना को हम कई आधारों पर बांट सकते हैं। जैसे तापमान के आधार पर वायुमंडल को बांटते हैं हम, जैसे तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल और क्षोभमंडल। इसी आधार पर अब अगर हम देखें संगठन के आधार पर देखें तो विषम मंडल और सममंडल। अगर आयनीकरण के आधार पर देखें तो एक आयन मंडल होता है, और रासायनिक क्रिया के आधार पर देखें तो रासायनिक मंडल होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं हम तापमान के आधार पर, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो तापमान के आधार पर अगर वायुमंडल का स्ट्रक्चर देखेगा तो इस चित्र को देखो आप, इसमें आपको देखेगा क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ठीक है। तो क्षोभमंडल की अगर देखो सिचुएशन, क्षोभमंडल की आपको दो चीज़ देख ली होगी। क्षोभमंडल है वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, जबकि विषुवत के क्षेत्र है उन पर इसकी ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आपसे कई बार पूछा जाता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्षोभमंडल की विशेषता पहली होती है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान है वो घटता हुआ जाता है। तो चूँकि जो तापमान घटने की दर हर जगह समान रहेगी, तो इसलिए विषुवत के क्षेत्रों में जो तापमान है वो घटने की दर 8 किलोमीटर तक भी समाप्त हो जाती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है सतह पर, तो ऊंचाई जाने पर तुरंत ही वो घट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। यहाँ तो पहले से ही माइनस होता है तापमान, तो ऊपर वो घटेगा भी नहीं, एक तरह से थोड़ा बहुत कॉमन कम होगा। लेकिन विषुवत के क्षेत्र या उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांशों में देखेंगे तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तो वायु का आरोहण है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक होता है। वायु का आरोहण मतलब वायु बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक गर्म होकर के जाती है। तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगी क्षोभमंडल की सीमा उतनी ही ऊंचाई होगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर ज़्यादा ऊंचाई पे जाती है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जो क्षोभमंडल की सीमा है वो ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये क्षोभमंडल का है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाया जाता है। और क्षोभमंडल के ऊपर एक सीमा होती है, जैसे बोलते हैं हम क्षोभ सीमा। और क्षोभमंडल की विशेषता क्या होती है कि इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी काफ़ी होती है। 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। और इसी तापमान को घटने की ये दर है, इसको बोलते हैं पर्यावरणीय सामान्य ह्रास तापमान दर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि मैं बता रहा था कि सूर्य से जो तरंगें आती है वो लघु तरंगें होती है, जो तापमान लेकर के आती है। अब वो लघु तरंगें वायुमंडल को गर्म नहीं करती, वो सीधी आती है और पृथ्वी से टकराती है।
जैसे पृथ्वी से टकराएंगी उसके बाद क्या होता है कि उनका तापमान, सूर्य से चलेंगी तो उनका तापमान ज़्यादा रहेगा, इसलिए उनका तरंग वेग कम रहेगा, है ना। मतलब उनका जो तरंग धैर्य है वो कम होगा, और तरंग धैर्य की वजह से जितना कम होगा उतनी ही वो क्या होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, आकार कम गिलेगी, चौड़ाई कम होगी, मतलब उनका अगर वो देखें तो इसलिए वो क्या होती है, लघु होती है। जबकि जब तापमान कम होगा, अब आपको पता है पृथ्वी से टकरा के जाएंगी तो सूर्य की तुलना में पृथ्वी का तापमान तो कम है ही है, तो वो क्या है, फिर उनका तरंग धैर्य बढ़ जाता है, और तरंग धैर्य बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, दीर्घ तरंगें कहलाती है। और दीर्घ तरंगें जब नीचे से ऊपर जाएंगी तब वायुमंडल को गर्म करते हो जाएंगी, तो पहले नीचे वाला भाग गर्म होगा और उसके बाद उससे ऊपर वाला भाग गर्म होगा, तो पहले ये वाला गर्म होगा फिर इसके बाद ये गर्म होगा, तो जो पहले गर्म होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, जो उसके बाद गर्म होगा वो तुलनात्मक रूप से कम गर्म होगा, इसलिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता चला जाता है। ठीक है। और क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा का न्यूनतम तापमान विषुवत रेखा के क्षेत्रों में पाया जाता है, न कि ध्रुवों पर। अब देखो एक चीज़ और इसमें आपको सुनने को मिली, क्षोभ सीमा की बात होगी। अब देखो क्षोभ सीमा की मैं बात करूँ, दो सीमाएं आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें ये जो क्षोभ मंडल का अगर सतही वाला भाग देखें, क्षोभ मंडल वाला भाग देखें, तो यहाँ विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है, ध्यान रखना। ध्रुवों पर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन क्षोभ सीमा पर जस्ट अपोजिट होता है। ऊपर जाकर के क्षोभ सीमा पर जो ध्रुवीय है यहाँ पर टेम्परेचर है वो ज़्यादा पाया जाता है तुलनात्मक रूप से, किससे, विषुवत रेखा के ऊपर जो क्षोभ सीमा है उसमें। अब ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि हर किलोमीटर आपको पता है 6.5 डिग्री घट रहा है, तो 18 किलोमीटर ज़्यादा घटेगा बजाय 8 किलोमीटर के, तो ज़्यादा घटेगा इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कम हो जाएगा, और यहाँ कम घटेगा इसलिए तुलनात्मक रूप से उसकी बजाय कम रहेगा। तो इसलिए क्षोभ सीमा पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्षोभ सीमा पर पहुँचते पहुँचते ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान है वो विषुवत रेखा क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर ज़्यादा देर तक घटता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम देर तक घटता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ये है। और समस्त मौसम संबंधित जितने भी बरसात कुछ भी होता है, जलवायु जैसे दिन जो भी चीज़ होती है, मौसम संबंधित समस्त घटनाएं वो क्षोभ मंडल में होती है, और क्षोभ मंडल के ऊपर होती है क्षोभ सीमा। इसके बाद आता है समताप मंडल। ये मुख्य रूप से आपको पता है 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होता है ऊंचाई पर, ये देख रहा होगा आपको। अब इसमें क्या है, 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, तो ये होगा समताप मंडल ये वाला। और समताप मंडल के ऊपर ये परत होती है 50 किलोमीटर पर, ये होगा समताप सीमा। अब समताप मंडल में ध्यान रखना, बीच में एक ओजोन परत भी पाई जाती है, जो इसके अलावा 35 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाई जाती है। 18 से 35 किलोमीटर तक के बीच में पाई जाती है इसमें। और ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उनको नहीं आने देती, और पराबैंगनी किरणों को नहीं आने देती ताकि वो हमें वो नुकसान पहुंचाती है, बहुत हाई इंटेंसिटी की होती है इसलिए। तो अब ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणें यहाँ स्टोर हो जाती है। अब पराबैंगनी यहाँ स्टोर हो जाती है तो उसका मतलब समताप मंडल में तो है ही पराबैंगनी किरण, वो तो आई पाती है, इसलिए ध्यान रखना समताप मंडल में टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू कर देता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में प्रवेश कर लेती है। क्योंकि जो ओजोन परत है ये तो क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा के पास है, इसलिए ओजोन परत के नीचे तो नहीं आ पाएंगे वो, लेकिन ओजोन परत के ऊपर तो रहेंगी वो। तो पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति की वजह से या ओजोन लेयर की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर फिर बढ़ना चालू कर देता है समताप मंडल के अंदर। ठीक है ना। तो इसमें क्षोभ सीमा के ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर समताप मंडल होता है। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान वृद्धि होती है, और तापमान वृद्धि का कारण है ओजोन परत, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और ऊपर वो पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में पाई जाती है, तो आसानी से तापमान बढ़ जाता है। ओजोन परत का सर्वाधिक विस्तार है समताप मंडल में, लगभग 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक है। इसकी मोटाई को डॉक्सों में मापते हैं, आपको पता है। ओजोन परत का छिद्र का मतलब ये नहीं कि ओजोन परत में बिल्कुल छेद हो जाए। ओजोन परत में जब भी छिद्र की बात आती है तो इसका मतलब ओजोन परत का जो लेयर है वो पतली हो गई, तो इसकी पतली या मोटाई हुई है, इसको मापने की यूनिट होती है वो डॉक्सन होती है। और वायुयान उड़ान करने के लिए समताप मंडल है बहुत अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का मौसम संबंधी जो घटना है वो नहीं होती। इसमें एक बादल बनते हैं जिनको मदर ऑफ पर्ल बादल के नाम से भी जानता है, जो क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं। समताप मंडल में ये बादलों का निर्माण होता है, इन्हें मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊपरी सीमा को मैंने बताई थी, समताप सीमा होती है, और ओजोन क्षरण में सबसे ज़्यादा समताप मंडलीय बादल है वो जिम्मेदार होते हैं, उसका ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल जिम्मेदार होते हैं। उसका रीजन मैं बता देता हूँ अभी। देखो ओजोन का, अगर ओजोन क्षरण किससे बनी होती है, ओजोन से। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 कारक होते हैं, यानी कि O3, और एक नेचुरल प्रोसेस होती है कि दिन के टाइम पर ओजोन के कुछ कारक सूर्य के तापमान की वजह से तीनों कण मिल जाते हैं, इसलिए ओजोन परत का निर्माण हो जाता है दिन के तापमान। और रात के टाइम पर तुलनात्मक रूप से कम हो पाता है या घट जाता है, क्योंकि ऊर्जा सूर्य का तापमान उपस्थित नहीं रहता, तो एक कारक इनको नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम CFC की बात करते हैं, या जो NO2 निकलती है, या इनसे जो इससे निकलती है, इससे क्या जो ये वायुयान इनसे गैस निकलती है, तो ये क्या करती है, CFC क्या करेगी, CFC में क्लोरोफ्लोरीन होता है, तो CFC में क्या करेगा, ये क्लोरोफ्लोरीन जा करके ये समताप मंडलीय बादल में जाके ये स्टोर हो जाता है।
समताप मंडली, ध्रुवीय समताप मंडली बादल उसको स्टोर कर लेते हैं। जब क्या है कि जब ये क्या करता है, इसमें Cl आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरीन होता है, तो Cl है ये इसके ऑक्सीजन के एक कारक को इसमें मिला लेगा, तो ClO बन जाएगा, क्लोराइड ऑक्साइड। इसलिए ये 2 कारक ही रह जाएंगे, 3 कारक नहीं बन पाएंगे। और जब तक 3 कारक नहीं मिल पाएंगे, 3 तत्व नहीं मिलेंगे ऑक्सीजन के, तब तक ओजोन नहीं बनेगी। तो ये एक मिलता उससे पहले ये ClO खा जाता है इसको। इसलिए जब आपको पता है जब ClO को O को नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे O3 नहीं बन पाएगा, O3 नहीं बनेगा तो ओजोन परत का क्षरण होना चालू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से ओजोन परत का क्षरण होता है। तो इसलिए क्लोरोफ्लोरो इसके ओजोन परत के क्षरण में जिम्मेदार होती है, उसको स्टोर करते हैं ये बादल, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं मध्यमंडल पर। मध्यमंडल को देखें तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इस मंडल में ध्यान रखना, ऊंचाई बढ़ने के ऊपर तापमान में गिरावट होती है, और उसका रीज़न ये है कि देखो जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है, तो स्टोर कर लेते तापमान में। यहाँ इस प्रकार कोई परत नहीं पाई जाती, इसलिए क्या होता है कि जो तापमान है वो घटता हुआ चला जाता है। तो तापमान में गिरावट का मुख्य कारण है कि ओजोन जैसी लेयर यहाँ पर नहीं पाई जाती है। और वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है इसी मध्यमंडल में पाया जाता है, जो -100 डिग्री से उससे कम भी चला जाता है। और एक चीज़ और है, इस मंडल में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो हवाएं होती हैं, विशेषकर हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो यहीं पर चलती है, बहुत तेज़ गति से चलती है ना। और इसलिए 2000 किलोमीटर, इसलिए 2000 किलोमीटर से भी स्पीड, अधिक स्पीड की होती है हवा, तो सबसे ज़्यादा तेज़ गति की हवा मध्यमंडल में चलती है, और इसकी ऊपरी सीमा को हम मध्य सीमा बोलते हैं। इसके बाद 80 किलोमीटर से अबव जितना भी ऊपर है उसको हम मध्यमंडल के रूप में रखते हैं, और इसमें तापमान फिर बढ़ना चालू कर देता है। ऐसे बोलते तापमान की वृद्धि है, इसमें पुनः बढ़ना चालू हो जाती है, और यहाँ गैस है अपने परिमाणिक रूप में रहती है, अर्थात वो मिश्रण में नहीं होती, ठीक है ना। और इनकी ऊपरी सीमा अभी तक ज्ञात नहीं है, जितना ऊपर है वो सूर्य तक मानी जाती है। इसलिए तो इस प्रकार ये 4 मंडल, इनका ध्यान रखना। फिर के सवाल इस मंडलों से आने की कोशिश करते हैं कि किसमें तापमान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या कारण है। इसके बाद सममंडल, हमने अगर इसकी जो रसायन उसकी मिश्रण के आधार पर इनको डिवाइड किया, सममंडल और विषममंडल। सममंडल है कि जहाँ पर वो वायुमंडल का वह भाग जब गैसों का एक निश्चित अनुपात रहता है आपस में, और उसका निश्चित अनुपात रहता है और निश्चित मिश्रण पाया जाता है वहाँ पर। तो 0 से 80 किलोमीटर की अगर बात करेंगे हम मध्यमंडल तक, उस सारे को हम सममंडल बोलेंगे। जबकि आयन मंडल वाला भाग है जो 80 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसमें गैसों का जो मिश्रण है वो एक निश्चित अनुपात में नहीं पाया जाता, नहीं उनमें मिश्रण हो पाता है, इसलिए उसे विषममंडल की श्रेणी में रखा जाता है। रसायन मंडल, जितनी भी रासायनिक क्रिया वायुमंडल की होती है वो इसी मंडल में होती है, और इसकी प्रमुख विशेषता है प्रदीप्त वायु है, वो इसी मंडल की प्रक्रिया के बाद निर्मित होती है, और इसी वायुमंडल में निर्मित होती है। इसके बाद एक ऊपर आता है आयन मंडल, जहाँ से रेडियो परावैंगनी किरणें, मतलब जो रेडियो तरंगें हैं, सूर्य तरंगें हैं, रेडियो तरंगें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए आती है, वो इसी आयन मंडल से आती है। तो इसमें 3 परत पाई जाती है, डी परत, ई परत और एफ परत। अब देखो, इन परतों का निर्माण है वो मुख्य रूप से सूर्य के तापमान से भी होता है। तो डी परत है, इस डी परत की एक बात बता दूँ कि आयन मंडल में रेडियो संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो मैंने बता दिया। इसमें गैसें अपने आयनीकृत रूप में रहती है, और इस मंडल में 3 परतें पाई जाती है। सबसे निचली परत को बोलेंगे डी परत, जो दिन के समय उपस्थित रहती है, क्योंकि सूर्य के तापमान की वजह से इस डी परत का निर्माण होता है, लेकिन रात के समय ये उपस्थित नहीं हो पाती। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे मान लें हमारे यहाँ नेटवर्क कैसे आता है, जैसे मान लें ये रेडियो स्टेशन है, इस रेडियो स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन जाती है, और ये जाती है कहाँ पर, इस आयन मंडल। आयन मंडल में ये परत से टकराएगी, और टकराने के बाद हमारा जो एंटीना होगा घर का, उसमें रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, एंटीना उसको रिसीविंग करेगा और हमें उसको वीडियो दिखाएगा। अब ये क्या है कि ये डी परत है, इसकी एक खास बात ये है कि ये अवशोषित ज़्यादा करती है, रिफ्लेक्ट कम करती है। अब दिन के समय उपस्थित रहेगी, तो दिन के समय जब ये डी परत उपस्थित रहेगी, तो आपने देखा होगा डी परत उपस्थित होने की वजह से हमारी ये रेडियो स्टेशन जब तरंग भेजेगा इसके पास, तो ये परत उसको अवशोषित कर लेंगी। अब अवशोषित करेंगी तो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, और जब तक रिफ्लेक्ट होकर के इस रिसीवर्स एंटीना के पास नहीं आएगी तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए दिन के समय आपने कई बार देखा होगा जो रेडियो तरंगें हैं या जो रेडियो पे न्यूज है ब्रेक हो जाती है, उसका रीजन डी परत होती है। जबकि रात के टाइम पर क्या होता है कि डी परत तो रहती नहीं है, और ये तरंग यहाँ से जाएंगी किसके पास, ई परत के पास, एफ परत के पास, और इन पर ये परतें हैं ये रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, अपने पास अवशोषित नहीं करती। तो जितनी फास्ट रिफ्लेक्ट करेगी सूचना उतनी ही फास्ट आएगी, इसलिए रात के समय बिल्कुल साफ आवाज़ आती है रेडियो पे, उसका रीजन आयन मंडल है, ठीक है ना। इसके बाद चुंबक मंडल है, उसमें ये क्रियाएं होती है, आपको पता है, और इन क्रियाओं में आपको पता है उत्तरी ध्रुव ज्योति बनती है और एक दक्षिणी ध्रुव ज्योति बनती है। उत्तरी ध्रुव जो ज्योति होती है उसको बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव की जो ज्योति होती है उसको बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये ध्यान रखना बस। इस तरीके से हमारे वायुमंडल का एक स्ट्रक्चर है, उसकी शॉर्ट जानकारी है वो आपको
मिल गई। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में चीज़ें देखेंगे, पृथ्वी के कटिबंधों के बारे में, तो देखो ये है पृथ्वी बना दी मैंने, ठीक है ना। पृथ्वी में ये मैंने विषुवत रेखा है, ये खींच दी 0 डिग्री पर, ये हो गई विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये हो गई 90 डिग्री, और ये हो गई 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है इसमें देखो, इसमें इसको खोलेंगे हम कर्क रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा होगी, ये हो गई, और ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री, ऐसे ये मकर रेखा, ये साउथ में हो गई, ये नॉर्थ में हो गई 23.5। अब देखो सूर्य है वो 2 दिन ऐसा होता है, देखो सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिससे सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती हुई जाती है तो सूर्य के परिक्रमण करती है, और सूर्य का जब परिक्रमण करेगी तो पृथ्वी 1 साल में कन्वर्ट कर पाती है। तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के पास रहेगा, नजदीक रहेगा, वहाँ पर गर्मी रहेगी, तो वहाँ पर ग्रीष्मकालीन ऋतु रहेगी, और जो हिस्सा सूर्य का विपरीत दिशा में रहेगा वहाँ पर दूसरी ऋतु रहेगी। इसलिए पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है वो ऋतुओं को परिवर्तन करते हैं, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर खुद के लिए परिभ्रमण करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो परिक्रमण की अवधि करती है, 2 अवधि बोलेंगे, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। तो परिभ्रमण जबकि पृथ्वी के घूर्णन में दिन रात होते हैं, जबकि इसके परिक्रमण से ऋतु बनती है। तो देखो 2 शब्द में लिख रहा हूँ आपको, एक होता है परिभ्रमण और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, और परिभ्रमण का मतलब है खुद अपने अक्ष पर घूमेगी। तो अपने अक्ष पे घूमने से अपने चारों ओर चक्कर लगाती पृथ्वी घूमती रहती है। क्योंकि ध्यान रखना, ये मान लें सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य, ये पृथ्वी है। तो देखो अब आप एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जैसे मैं अपने इस मोबाइल को ही क्या मान लेता हूँ, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की एक खास बात रहती है, पृथ्वी ऐसे जाएगी सूर्य के चारों, देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है। लेकिन पृथ्वी ऐसे जाएगी, इसका मतलब ऐसे नहीं कि यही दिशा में रहेगी, पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है ये भी घूमता हो जाता है अपने अक्ष पर, जैसे मोबाइल का ये वाला हिस्सा आ गया फिर ऐसे आ गया। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी जो अपने लेवल पर ही घूमती रहती है, तो उससे दिन रात की अवधि बढ़ती है, यानी कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाएगा उस टाइम दिन हो जाएगा, और इसके अपोजिट वाले हिस्से पर रात हो जाएगी। और इसमें जो पृथ्वी का जो अक्षांश हिस्सा सूर्य के समकक्ष रहेगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु बनेगी। तो सूर्य के चक्कर लगाने से ऋतु बदलती है, और खुद के अक्ष पर चक्कर लगाने से दिन रात की अवधि बदलती है, ठीक है। और चूँकि पृथ्वी झुकी रहती है, इसलिए दिन रात की अवधि भी हर टाइम एक जैसी नहीं होती। इसके अलावा अब इसमें देखोगे आपको कि कैसे होता है। तो देखो पृथ्वी ये जो 0 डिग्री अक्ष है, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य 2 दिन सीधा पड़ता है, 2 दिन रहता है। वो एक दिन है यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पर सूर्य 2 दिन रहता है। एक रहता है 22 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। अब देखो विषुवत रेखा पर है, मैंने बोला इनकी डिस्टेंस बराबर रहेगी दोनों साइड। तो विषुवत रेखा पर सूर्य जब सीधा पड़ेगा तो इधर भी बराबर करने जाएंगी, इधर भी बराबर करने जाएंगी, तो दिन और रात की अवधि है वो दोनों गोलार्धों में समान रहेंगी, 2 दिन 22 मार्च की तरह। अब देखो मान लेते हैं कि 22 मार्च को सूर्य यहाँ पर है, तो 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर है, तो दिन की अवधि बराबर है। अब सूर्य जाएगा 22 मार्च के बाद किधर की ओर, उत्तरायण होगा सूर्य का। जब सूर्य उत्तर की ओर जाता है कर्क रेखा की ओर, तो उसे बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण। और जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर पहुँच जाता है तो वो दिन होगा 21 जून। और 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य 23.5 डिग्री पर सीधा पड़ेगा, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा। ध्यान रखना 21 जून को। जब 21 जून के बाद अब सूर्य धीरे धीरे अपना यहाँ से दक्षिणायन करना चालू कर देगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 23 सितंबर को ये विषुवत रेखा पर पहुँच जाएगा, फिर दोनों की अवधि समान हो जाएगी। 23 सितंबर के बाद ये और दक्षिण में आना चालू कर देगा, कहाँ पर, मकर रेखा की तरफ। और ये लगभग 21-22 दिसंबर को ये कहाँ पर आप पहुँचता है, ये मकर रेखा पर पहुँच जाता है दक्षिण में। इस दौरान दक्षिण भाग में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसी दौरान सबसे छोटा दिन होता है, ध्यान रखना। और दिसंबर के बाद ये पुनः उत्तरायण होना चालू हो जाता है, और पुनः इस 23 मार्च, इस तरीके से सूर्य अपना चलता रहता है। तो ध्यान रखना, सूर्य जब विषुवत रेखा पर होता है तो उसे विषुव बोलते हैं, लेकिन जब ये इसके नाम दिए गए इसमें, जैसे जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे विषुव कहते हैं। और ऐसा वर्ष में 2 दिन होता है, मैंने बता दिया, एक है 23 मार्च और एक है 21 सितंबर। और इस दिन पृथ्वी की दिन रात की अवधि समान होती है। और जब सूर्य का विस्थापन उत्तर की ओर जाता है, कर्क रेखा की ओर, तो उसको बोलेंगे उत्तरायण, मैंने बताया था अभी, जिससे सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ जाती है। और जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसको बोलेंगे ग्रीष्म आयाम, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं उत्तरी ध्रुव के आधार पर करते हैं। तो ग्रीष्म आयांत है क्योंकि उस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी या सबसे बड़ा दिन है, और ग्रीष्म ऋतु उस दौरान पाएगी। तो 21 जून को आप वो देख सकते हैं, 21 जून है, उसको उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। जब सूर्य का विस्तरायन दक्षिण की ओर होता है तो इसको दक्षिणायन बोलते हैं,
और इसमें क्या होता है कि दक्षिण में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाती है और उत्तर में धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाती है। और जब ये आपको पता है कि जब ये मकर रेखा पर चमकता है तो उस दिन कर्क रेखा पर या उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा ठंड का दिन है, सबसे बड़ी सबसे बड़ा रात का दिन होता है, शीत ऋतु होती है, इसलिए इसको शीतायान भी बोलते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी अगर देखें तो उसको बोलते हैं उपसोर, अधिकतम दूरी उसको बोलते हैं अपसोर। इसका रीज़न क्या है? उपसोर यानी न्यूनतम दूरी आती है 3 से 4 जनवरी को और अधिकतम दूरी आती है 3 से 4 जुलाई को, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये उपसोर अपसोर, उपसोर का मतलब है पृथ्वी और सूर्य के बीच में मिनिमम दूरी। नॉर्मली आपको पता है 14.83 लाख करोड़ 14.83 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, लेकिन उपसूर्य के टाइम पर 14.70 करोड़ हो जाती है और उपसूर्य की हो जाती है और अपसूर्य के टाइम पर हो जाती है 15.07 करोड़, यानी कि इस टाइम सबसे मैक्सिमम दूरी हो जाती है और इस टाइम सबसे न्यूनतम दूरी हो जाती है। इसका रीज़न है कि पृथ्वी का जो आकार है वो आकार इस तरीके का है कि एक हिस्सा इसके 3 या 4 जनवरी को इसका सबसे नज़दीक पहुँच जाता है और फिर वही जब घूमते घूमते पहुंचता है तो 3-4 जुलाई को वो बहुत दूर चला जाता है, इसलिए इसमें उपसूर और अपसूर की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं पृथ्वी के एक एल्बिडो पर। एल्बिडो क्या होता है सबसे पहले देखना, एल्बिडो शब्द आपने सुना होगा कई जगह। एल्बिडो का मतलब है कि कुल परावर्तित ऊष्मा और कुल प्राप्त ऊष्मा। जैसे मान लें पृथ्वी से जो ऊष्मा आई है, मान लें 100 सेल्सियस मतलब 50 सेल्सियस तापमान है, ठीक है, पृथ्वी मतलब सूर्य से आई है, आते टाइम आई है तो वो कितना हो गया 50 सेल्सियस आया। अब 50 आया टोटल, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के मान लें 30 चला गया, तो 30/50 × 100 इस तरीके से करेंगे तो 60% एल्बिडो है। एक स्थिति में जब 30% क्या किया इसने रिफ्लेक्शन किया, 30 डिग्री से रिफ्लेक्शन किया। अब मान लें रिफ्लेक्शन क्या हो गया, थोड़ा और कम हो गया। रिफ्लेक्शन का मतलब ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना कम वो अवशोषण करेगा और जितना कम अवशोषण होगा उतना कम गर्म होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना ये हो गया कि अगर रिफ्लेक्शन मैंने 30 डिग्री इसने कर दिया सेल्सियस, अगली बार एक सिचुएशन ऐसी है कि रिफ्लेक्शन इसने किया 20, तो 50/20 × 100 तो कितना होगा 40। तो देखना आप जी, एल्बिडो पहले 60 था, अब घट करके कितना होगा 40। इसका मतलब पहले रिफ्लेक्शन ज़्यादा था, अब घट करके हो गया कम, अर्थात रिफ्लेक्शन ज़्यादा था तो इसका मतलब वहाँ पर तापमान कम था, अर्थात रिफ्लेक्शन कम है इसका मतलब तापमान ज़्यादा है। इसलिए एल्बिडो और तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है, क्योंकि एल्बिडो अधिक होगा न, एल्बिडो अगर कम होगा तो अवशोषण ज़्यादा होगा तो तापमान ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर एल्बिडो ज़्यादा है तो अवशोषण कम है तो तापमान कम होगा। इसलिए एल्बिडो क्या है, एल्बिडो मुख्य रूप से अनुपात को बताता है कि कुल प्राप्त ऊष्मा में से कितनी रिफ्लेक्ट हुई उसके अनुपात को बताता है। इसलिए और एल्बिडो किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर सतह का रंग हल्का है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, आपको पता है, और अगर सतह का रंग गहरा है तो अवशोषण ज़्यादा होगा, रिफ्लेक्शन कम होगा, और रिफ्लेक्शन कम होगा तो एल्बिडो भी कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अगर सतह चिकनी है तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अगर सतह खुरदरी है तो वो अवशोषित ज़्यादा करेगी, जितनी ज़्यादा अवशोषित करेगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर को वो बढ़ा देगी। और किरणों का तिरछापन देखो, अब देखो जो चीज़ें, जैसे मान लें ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये चीज़ हुई। अब देखो सूर्य पे एक तो किरण यहाँ सीधी पड़ेगी, तो सीधी पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जितनी ज़्यादा सीधी पड़ के रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, लेकिन तिरछी होगी तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा तिरछापन होगा रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, एल्बिडो ज़्यादा होगा, तापमान कम होगा, ठीक है ना। तो एल्बिडो को प्रभावित करने वाली ये चीज़ें, और एल्बिडो को पता होना चाहिए कि क्या है एल्बिडो, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, ये तो हम देखेंगे सूर्य पर, आपको पता है कि सूर्य पर नाभिकीय संलयन के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है और वही ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। और इसके बाद ऊष्मा के कई रूप होते हैं, संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। संवेदनशील ऊष्मा उसे बोलते हैं जिसमें इसके कारण अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है ना, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि होती है। और गुप्त ऊष्मा होती है जिसमें अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है, अर्थात पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुप्त ऊष्मा, आपको उदाहरण दूँ मैं आपको, जैसे कोई जल है, जल को जब आपने वाष्प में बदला तो उस दौरान आपको पता है कि उस जल के वाष्प में एक ऊष्मा पाई जाती है, जो वाष्प में जैसे आप देखोगे भाप में, अगर भाप में हाथ डालो अचानक जल जाओगे। क्यों जलते हो ज़्यादा? जल में पानी में हाथ डालने से ज़्यादा, गर्म जल में पानी में हाथ डालने से अच्छा वो भाप, अगर आपको भाप में हाथ डालोगे तो ज़्यादा जलोगे। उसका रीज़न है कि उसमें गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ें पाई जाती है। संवेदनशील ऊष्मा जिसमें गतिज ऊर्जा में अणुओं में वृद्धि होती है, और गुप्त ऊष्मा में क्या होता है, अणुओं के बीच में दूरी बढ़ जाती है, इस और अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वो गुप्त ऊष्मा में होता है। अब एक चीज़ है कि ऊष्मा का स्थानांतरण की कई विधि है।
एक होती है चालन, एक होती है संवहन, एक होती है अभिवहन और एक होती है विकिरण। इनको देखने के बाद हम सूर्य के तापमान पर बढ़ेंगे। चालन में क्या है कि देखो ऊष्मा ट्रांसफर होती है कणों के माध्यम से या बिना कणों के ट्रांसफर। तो चालन में कणों के बिना विस्थापन से ऊष्मा ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोहे की एक छड़ लोगे, लोहे की एक छड़ ली, तो लोहे की छड़ का अगला हिस्सा आपने गर्म किया, तो एक टाइम के बाद अगला हिस्से को आप गर्म करोगे, पिछले वाले को गर्म नहीं करें, लेकिन फिर भी वो गर्म होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसका कण तो नहीं आए, कण तो उसका अगले वाले हिस्से में आगे था, ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि लोहे की उसमें तो कण तो ट्रांसफर होंगे नहीं, तो कण ट्रांसफर हुए बिना भी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। उसका रीजन होता है कंडेंसर। संवहन की मैं बात करूँ तो कणों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन से ऊष्मा का विस्थापन। जैसे मान लें ये कोई जल की चीज़ आपने ली, तो जल नीचे वाला जल है वो अगर उसको बॉयल करो तो नीचे वाला जल से वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद ऊपर आ जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है ऊर्ध्वाधर रूप से। तो ये संवहन की तरीका होगा। और अभिवहन में कणों का ट्रांसफर जब क्षैतिज रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, तो समुद्री सतह की बात करूँ, समुद्री सतह में मान लें सतह वाला क्षेत्र है पूरा, अब यहाँ हवा चल रही है और समुद्री सतह का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो हवा से क्या हो गई, ये हवा मान लें इधर से इधर की ओर चली, तो ऊपर की सतह का तापमान इन्होंने ये पानी यहाँ ला करके चल दी, तो ये टेम्परेचर का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा गर्म पानी इधर आ गया। जबकि यहाँ से जो पानी कम हुआ है वो नीचे से ऊपर आएगा, तो नीचे से ऊपर आएगा तो क्या आपको पता है कि वो नीचे से ऊपर आएगा, ये क्षैतिज हो गया, क्षैतिज रूप से ट्रांसफर हुई, तो यहाँ का करके ऊष्मा है वो कणों का विस्थापन होगा, गर्म हो गई, तो इसे बोलते हैं अभिवहन। इसके बाद विकिरण। इसमें क्या है कि तरंगों के रूप में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो इसमें आपको पता है ठोस की जरूरत पड़ी है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ी है, इसमें माध्यम की जरूरत पड़ी है, लेकिन ये विकिरण एक ऐसा साधन है, विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि होती है जिसमें किसी भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, इनमें माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब आप बताओ सूर्य से अगर कोई तरंग आएगी, ऊष्मा आएगी, तो इन चारों में से कौन सी विधि से आएगी, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, तो किससे आएगी, रेडिएशन की वजह से आएगी। तो सूर्य से जो हमें तरंग ऊष्मा मिलती है वो विकिरण विधि के माध्यम से मिलती है। उसका कारण है कि माध्यम की इसको जरूरत नहीं होती, और चूंकि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं होता, तो इसलिए विकिरण विधि के माध्यम से सूर्य ऊष्मा प्राप्त होती है। अब सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, तरंगें प्राप्त होती है, कई तरंगें होती हैं, जिसमें आप देख सकते हो वाई तरंगें, एक्स तरंगें, अल्ट्रा परावैंगनी तरंगें, विजुअल तरंगें, और ये अदृश्य तरंगें, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब देखो आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चूँकि सूर्य के पास जो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ तरंग दैर्घ्य है वो कम होता है, और तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी प्रतिवेदन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इधर वाली अगर आप देखोगे तो प्रतिवेदन के हिसाब से देखोगे तो प्रतिवेदन क्षमता इंटेंसिटी के हिसाब से इधर घटती चली जाएंगी, क्योंकि इन सब का तरंग दैर्घ्य बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये इसमें आपको चित्र में दिखाओ तरंग दैर्घ्य, तो इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, ठीक है ना, इधर जाने में सॉरी इंटेंसिटी घट रही है और प्रतिवेदन क्षमता घट रही है। इसका मतलब यह है कि वाई तरंग है, इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति और प्रतिवेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। एक्स तरंग है, इनका तरंग तुलनात्मक रूप से इससे कम होता है, तरंग दैर्घ्य इससे ज़्यादा होता है, लेकिन आवृत्ति इससे कम होती है। तो इधर आपने देखा होगा इस रूप में, इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, आवृत्ति घट रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब देखो इन चारों तरंगों का आप देखोगे तो इनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इसलिए इनको लघु तरंगे बोलते हैं, शॉर्ट वेव। और इनका तरंग दैर्घ्य है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इनको दीर्घ तरंगे बोलते हैं। और इसका रीज़न क्या है कि इनका टेम्परेचर है वो सूर्य की तुलना में, ये तो आते सूर्य से, तो सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, सूर्य से आती है तो सूर्य का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसलिए तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए वो लघु तरंग कहलाएंगी। जबकि ये जो तीनों है, ये रिफ्लेक्ट होकर के जाती है पृथ्वी से, ठीक है ना। इसमें जो दीर्घ तरंग होती है ये रिफ्लेक्ट होकर के जाती है, तो इसलिए ये पृथ्वी से जाती है, तो इनका तापमान वो कम होता है, और इसलिए यहाँ पर तरंग दैर्घ्य ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें देखते हैं, वो यहाँ को पता है पृथ्वी से सूर्य का एकमात्र स्रोत है ऊष्मा का, वो सूर्य है, और सूर्य पर ऊष्मा संलयन क्रिया के माध्यम से बनती है, और सूर्य पर ऊष्मा है वो पृथ्वी पर आती है। तो पृथ्वी पर चूँकि आपको पता है कि सूर्य के निकलने वाली जो किरणें हैं उनका तरंग दैर्घ्य कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य पर तापमान ज़्यादा होता है। तो इसलिए पूरी कहानी वही लिखी, एक बार देख लें जो मैंने आपको बताई। इसमें क्या होता है, जब ये तीनों तरंगें आती हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सूक्ष्म तरंगों के अगर क्रम में हम देखें तो सबसे पहले गामा तरंगें देखी मैंने, तो गामा तरंग है उनका अवशोषण चुंबक मंडल ही ऊपर कर लेता है, इसलिए वो धरातल पर आई नहीं पहुँचती, ठीक है ना। इसके बाद एक्स तरंगें उनका आयन मंडल अवशोषित कर लेता है, वो आने नहीं देता।
और परावैंगनी तरंगें उनको समताप मंडल में स्थित जो ओजोन परत है वो परावैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेती है, अर्थात ये भी नहीं आ पाती, ये भी नहीं आ पाती, ये भी नहीं आ पाती। तो सूर्य से आने वाली एकमात्र तरंग है वो है दृश्य तरंग। ये सूर्य से आने वाली एकमात्र लघु तरंग होती है जो आती है ऊपर से। आएंगी ये दिन के टाइम पर, दिन के टाइम जैसे ही आएंगी उसके बाद पृथ्वी पर आके पहुंचती है तो पृथ्वी पर इनको अवशोषित करती है और फिर इनको रिफ्लेक्ट करते हुए छोड़ती है। तो पृथ्वी फिर नीचे से ऊपर होते हुए गर्म, नीचे से गर्म होते हुए ऊपर की ओर गर्म होती चली जाती है। तो नीचे पहले गर्म होती है इसलिए नीचे ज़्यादा तापमान होता है और ऊपर धीरे धीरे तापमान है उसमें कमी होने लग जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि देखो इस प्रकार अवशोषण के पश्चात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। कौन सी? केवल दृश्य तरंगों के अवशोषण के पश्चात। और रात के समय सूर्य की अनुपस्थिति में पृथ्वी की इन्हीं तरंगों का विकिरण का निष्कासन होता है और जिन्हें दीर्घ तरंगें कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण निकलने वाली तरंगों का तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाता है और इसलिए पृथ्वी से निकलने वाली तरंगें अवरक्त किरणें होती है। इस प्रकार पृथ्वी सूर्य के ऊष्मा प्राप्त करती है और अपनी ऊष्मा का निष्कासन करती है। पृथ्वी के निकलने वाली दीर्घ तरंगें पृथ्वी उसको अवशोषित कर लेता है वायुमंडल और इसलिए ऊपर की ओर जाते जाते पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर जाने पर पृथ्वी गर्म होती है, इसलिए ऊपर की ओर जाने पर तापमान है उसमें वृद्धि कमी हो जाती है। अब इसमें एक ऊष्मा बजट हो रहा है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसको और देख लेते हैं। पृथ्वी का ऊष्मा बजट का मतलब है कि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है वो रिसीव हुई और उसके बाद वापस भेज दी, तो उसका जो अनुपात मतलब उसका एक बजट होता है कि कितना रिसीव हुआ और कितना वापस गया, क्योंकि जितना रिसीव होता है उतना ही वापस जाता है। तो किस तरीके से जाता है उसको पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। और आपको पता है कि सूर्य का जो ऊर्जा है उसका 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर आता है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए पृथ्वी से 100 यूनिट स्मॉल वेव रिसीव हुई। कौन सी स्मॉल वेव? विजुअल स्मॉल वेव, क्योंकि बाकी तो आपको पता है वायुमंडल में रह जाती है। 100 यूनिट रिसीव हुई। इस 100 यूनिट में से ये स्मॉल वेव है, इसमें से आपने देखा होगा जो 35% जो वेव है वो परावर्तित होकर चली जाती है। अब जो परावर्तित होकर चली गई उसका तो अवशोषण हुआ ही नहीं, वो तो आई और चली गई। अब इनको कौन परावर्तित करता है? तो 27% तो इनको बादल रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 2% को कर देती है पृथ्वी खुद, पृथ्वी पर आकर कोई आती है टकरा कर पृथ्वी से डायरेक्ट चली जाती है, और 6% को करते हैं प्रकीर्ण। ये तीन चीज़ें मिलकर के 35% को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि परावर्तित कर देती है। अब परावर्तित कर देती है तो इनका कोई तापमान की वृद्धि में काम नहीं है, क्योंकि ये अवशोषित नहीं हुई। इसके बाद 35% हो गई। अब इसमें से 65% ये अवशोषित होती है। अब 65% को अवशोषण को दो चीज़ अवशोषित करती है। इनको 14% तो वायुमंडल में स्थित जो बादल है वो खुद ही अवशोषित कर लेते हैं वायुमंडल में, ठीक है, क्योंकि बादल आपको पता है 27% को रिफ्लेक्ट करते हैं, 14% को अवशोषित कर लेते हैं। इसके बाद जो 14% इन्होंने कर ली तो 65 में से 51% पृथ्वी के पास आती है। 51% जो पृथ्वी के पास आती है उनमें से पृथ्वी में 19% है वो पृथ्वी से बाष्पीकरण के माध्यम से वापस चली जाती है वायुमंडल, ठीक है। 9% है वो संवहनी क्रिया के माध्यम से वापस चली जाती है और 6% है वो दीर्घ तरंगों के माध्यम से वापस जाती है रिफ्लेक्ट होकर के। तो 6% है ये गर्म करते हुए जाती है, आपको पता है। और इसके बाद कितना होगा? 19 और 9 28 है ना, 19 और 9 28 और 6 34% तो इस तरीके से यूज आ गई पृथ्वी पर। और बची कितना? 51 में से 17%। ये क्या करती है? डायरेक्ट फिर आती है, डायरेक्ट सीधे कोई बिना काम आए ये डायरेक्ट वहाँ चली जाती है वायुमंडल में। इस प्रकार आपने देखा होगा कि देखो 35% तो ये आ गया, ठीक है ना, 17% ये आ गया, ठीक है ना, और इसके बाद आपने देखा होगा 14% वायुमंडल का ये आ गया और ये 19% आ गया और 6%, इन सबको मिला करके 100 आया, वो वापस 100 चला जाता है। इसे बोलते हैं पृथ्वी का ऊष्मा बजट। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कितना अनुपात है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो आपको ध्यान रखना है। बस इसका सवाल कभी कभी आ जाता है, इसलिए ये चीज़ आपको एक बार ध्यान रखनी है इसमें से। तो ये जो चीज़ थी वो हमने अभी पढ़ी, ऊष्मा बजट हमने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को पढ़ेंगे कि तापमान है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद वायुमंडल दाब को पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम चीज़ें हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ें सब समझने की है। इसमें आपको अगर आपने समझ लिया कि अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश स्थिति देशांतर, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कतें इसमें नहीं आएगी। तो आज इतना ही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।